हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स। जहां अपना चल रहा था जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है उसका 9th चैप्टर चल रहा था, जिसमें अपन ने बेसिक कैरेक्टर्स एंड जो प्रोटीन्स की जो स्ट्रक्चर्स है उनको अपन ने देख लिया था। और आज अपन देखेंगे एंजाइम्स की स्ट्रक्चर, यूजफुल अदर जो एंजाइम्स है, एंजाइम के फैक्टर्स है, उन सबको आज अपन देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये देखिए एंजाइम्स क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि सभी एंजाइम्स प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, जबकि कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, राइबोजाइम्स कहते हैं। एंजाइम की संरचना किस प्रकार की होती है? प्रोटीन की तरह इनमें भी प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक संरचना मिलती है। वहीं अगर अपन बात करें कि तृतीयक जो संरचना यानी कि टर्सरी स्ट्रक्चर है, उसमें प्रोटीन श्रृंखला अपने ही ऊपर कुंडलित होकर सक्रिय स्थलों का निर्माण करती है एंड यहाँ क्रियाधार यानी कि जो सबस्ट्रेट्स हैं वो आके फिट हो जाते हैं। इसके द्वारा एंजाइम अभिक्रियाओं को तेज गति से उत्प्रेरित करते हैं। अब अपन देखते हैं एंजाइम अकार्बनिक उत्प्रेरक से कई प्रकार से भिन्न होते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो अकार्बनिक उत्प्रेरक है वो किस प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो जितने भी जो अकार्बनिक उत्प्रेरक हैं वो उच्च तापमान व उच्च दाब पर भी कुशलता से कार्य करते हैं, जबकि जो एंजाइम्स है वो जैविक उत्प्रेरक जिन्हें अपन कहते हैं वो हाई टेम्परेचर यानी कि जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से जो ऊपर का जो टेम्परेचर होता है उस पे ये डैमेज हो जाते हैं। अगर अपन एक्सेप्शन की बात करें तो जो थर्मोफाइलस है यानी जो गर्म झरनों में मिलने वाले जो एंजाइम्स है वो 80 डिग्री मतलब से 90 डिग्री सेल्सियस पर भी स्टेबल रहते हैं। अब अपन देखते हैं जो अपनी जो केमिकल रिएक्शंस है वो जो जितने भी जो यौगिक होते हैं उनमें दो तरह के परिवर्तन होते हैं, जिसमें अपन फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस दो प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट अपन देखते हैं कि जो फिजिकल चेंजेस यानी कि जो भौतिक परिवर्तन है उनको देखते हैं। इसमें क्या होगा कि इसमें बिना बंध के टूटे यौगिक के आकार या उसके अवस्था में परिवर्तन होता है। अब ये बात करें अपन इसके एग्जाम्पल की, तो जैसे बर्फ का पिघलकर पानी बनना तथा पानी का वाष्प में बदलना। वहीं अगर अपन इसके रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो देखेंगे कि रूपांतरण के समय पुराने बंधों का टूटना और नए बंधों का निर्माण होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब अगर अपन बात करें अकार्बनिक्स की जो एग्जांपल है उनकी, तो देखेंगे अपन कि जो बैरियम हाइड्रोक्साइड की है वो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, जिसमें अपन देखते हैं कि ये देखिए यहाँ पे आप रिएक्शन से देख सकते हैं कि जो बैरियम हाइड्रोक्साइड है उसकी सल्फेट के मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल से जब क्रिया करवाते हैं, ये देखिए बैरियम सल्फेट बनेगा एंड प्लस H2O रिलीज होगा। अब अपन देखते हैं कि कार्बनिक जो जितने भी हैं उनका एग्जांपल अगर अपन देखें, जैसे कि स्टार्च का जल अपघटन होकर ग्लूकोज में बदलना। तो चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं अभिक्रिया की रेट। अभिक्रिया की रेट क्या होती है? देखिए, इकाई समय में बनने वाले जितने भी जो उत्पाद है उनकी मात्रा, उसे अपन मतलब जो है उसे अपन क्या कहेंगे, दर कहेंगे। और दर का अगर अपन फॉर्मूले की बात करें तो देखेंगे डेल पी अपॉन डेल टी, यानी कि इकाई समय में जितना जो प्रोडक्ट बनता है उसे अपन क्या कहेंगे, अभिक्रिया की दर कहेंगे। वेग, वेग क्या होता है? यदि अभिक्रिया की दिशा निर्धारित हो तो इस दर को अपन वेग कहते हैं। वहीं अगर अपन देखें कि ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो अपन इसे अपन 10 डिग्री सेल्सियस का नियम भी कहते हैं। प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने या घटने पर अभिक्रिया की दर क्रमशः, अगर ताप बढ़ेगा तो दुगुनी हो जाएगी और अगर ताप कम होता है तो उसकी जो रेट है वो आधी हो जाती है। अब अपन देखते हैं एंजाइमी उत्प्रेरण का प्रभाव। उत्प्रेरित अभिक्रियाएं बिना उत्प्रेरक वाली अभिक्रिया की तुलना में उच्च दर से संपन्न होती है। यानी कि अगर उत्प्रेरक एब्सेंट है तो अभिक्रिया की रेट स्लो होती है, और अगर वही उत्प्रेरक प्रेजेंट रहता है रिएक्शन में तो वही जो रिएक्शन है वो स्पीड से संपन्न होती है। तो अब अपन देखते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन उत्प्रेरक देखे अपन कार्बनिक जो एनहाइड्रेज है उसको अपन देखेंगे, तो ये क्या होगा, CO2 एंड जो H2 है उनसे मिलके क्या बनता है अपन का कार्बोनिक अम्ल बनता है। अब देखते हैं एंजाइम की अनुपस्थिति में ये प्रक्रिया है यानी कि जो रिएक्शन है वो 1 घंटे में ओनली 200 अणु जो कार्बोनिक अम्ल है वो बनते हैं। एंड वही अगर अपन देखें कि एंजाइम की उपस्थिति में अपन देखें तो ये साइटोप्लाज्म में पर सेकेंड 6 लाख मॉलिक्यूल्स इसके बनते हैं। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट
ये देखिए एंजाइम ने इस क्रिया की दर को 10 लाख गुना तक बढ़ा दिया है। अब अपन देखते हैं उपापचय पथ, बहुचरणीय रासायनिक अभिक्रियाओं में जहां प्रत्येक चरण विभिन्न प्रकार के एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, उपापचय पथ बोलते हैं। इसमें अपन देखते हैं कि ग्लूकोज से जो पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है वो एक रासायनिक पथ द्वारा संपन्न होता है और इसमें मैक्सिमम 10 टाइप्स के एंजाइम्स है वो काम करते हैं और ये विभिन्न पथों मतलब विभिन्न पथों से गुजर के ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो अपन देखते हैं, देखिए ये देखिए जो ग्लूकोज है C6H12 और O6 है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा एंड दो मॉलिक्यूल्स जो पायरुविक अम्ल है उनका निर्माण यहाँ पे होता है एंड 2H2O यहाँ पे रिलीज होगा। एक ही उपापचय पथ अलग अलग दशाओं में भिन्न भिन्न उत्पाद बना सकता है। तो अपन देखते हैं, देखिए एनाएरोबिक कंडीशन में जो ग्लूकोज है उससे लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा। वहीं एरोबिक अगर कंडीशन की बात करें, देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है एंड फर्मेंटेशन प्रोसेस में यहाँ पे देखिए इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। अब अपन देखते हैं, ये देखिए एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र, देखिए जो रसायन उत्पाद में उत्रूपांतरित होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, क्रियाधार। एंड एंजाइम जो एक सक्रिय स्थल सहित एक त्रिविम संरचना की प्रोटीन है जो एक क्रियाधार को उत्पाद में बदलता है। तो यहाँ पे अपन देखिए क्रियाधार है उसे उसको अपन एस से डिनोट करते हैं एंड जो उत्पाद है उसको अपन पी यानी प्रोडक्ट से डिनोट करते हैं। ये देखिए क्रियाधार एस एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ता है तथा एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र का निर्माण होता है जो एक अल्पकालिक घटना होता है। संक्रमण अवस्था संरचना क्या होती है, जब क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ता है तो क्रियाधार की एक नई संरचना बनती है जिसे संक्रमण अवस्था संरचना कहते हैं और इसके बाद बंधों के टूटने बनने की प्रक्रिया होती है और सक्रिय स्थल से उत्पाद जो पी है वो मुक्त हो जाता है। तो चलिए अब अपन देखते हैं अस्थायित्व। स्थायी क्रियाधार वो उत्पाद के बीच बनने वाली सभी मध्यवर्ती संरचनात्मक अवस्थाएं होती है वो कैसी होती है, अस्थायी होती है। अब अपन देखते हैं कि ऊर्जा स्तर एम जो ग्राफ है उसका विश्लेषण देखते हैं। चलिए ये देखिए यहाँ पे अपन इस तरीके से इस ग्राफ के थ्रू अपन देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये होगा विभव ऊर्जा एंड ये देखिए क्रियाधार। अब अपन यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए अगर एंजाइम रहित संक्रियण ऊर्जा की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से आप दिख रहे होंगे और एंजाइम युक्त सक्रियण ऊर्जा की बात करें तो देखिए ये यहाँ पे ये जो डिफरेंस है वो आपको इसमें पता चल रहा होगा। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं एंजाइम क्रिया की प्रकृति। अब अपन देखते हैं क्रियाधार बंधन स्थल, प्रत्येक एंजाइम के अणु में यह स्थल मिलता है जहां क्रियाधार आकर बंधता है। यह बंधन अल्प अवधि वाले एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र का निर्माण करता है जो उत्प्रेरण के लिए आवश्यक है। इसके बाद एक मध्यवर्ती अवस्था रूप में एंजाइम उत्पाद जटिल ये जो एंजाइम प्रोडक्ट बनता है जो अंत में उत्पाद पी एवं अपरिवर्तित एंजाइम ई में टूट जाता है। यहाँ से अपन देखिए इस फ्लो चार्ट से देख सकते हैं ये जो एंजाइम है एंड ये क्रियाधार है और इनसे मिलके ये देखिए एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण होगा और ये देखिए एंजाइम उत्पाद जटिल बनेगा और अंत में क्या होगा, एंजाइम एंड जो उत्पाद है वो अलग अलग हो जाते हैं। चलिए उत्प्रेरक चक्र के चरण क्या होते हैं, चलिए क्रियाधार सक्रिय स्थल में व्यवस्थित होकर एंजाइम्स से बंधता है एंड क्रियाधार के जुड़ने से एंजाइम के आकार में बदलाव आता है और वह अधिक मजबूती से बंध जाता है। अब अपन देखते हैं कि एंजाइम का जो सक्रिय स्थल है वो क्रियाधार के रासायनिक बंधों को तोड़कर नए एंजाइम उत्पाद जटिल का निर्माण करता है। वहीं एंजाइम जो नव निर्मित उत्पाद को मुक्त करता है और नए क्रियाधार से बनने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। अब अपन देखेंगे एंजाइम क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें देखिए वे कारक जो प्रोटीन की तृतीयक संरचना को परिवर्तित करते हैं एंड जो एंजाइम की सक्रियता को प्रभावित कर, जिसमें अपन देखिए लघु परिसर एंजाइम सामान्यतः ताप और पीएच के छोटे से दायरे में ही कार्य करते हैं। इष्टतम मान क्या होगा, प्रत्येक एंजाइम की अधिकतम क्रियाशीलता एक विशेष ताप व पीएच पर होती है जिसे क्रमशः इष्टतम ताप व पीएच कहते हैं। इससे ऊपर नीचे होने पर क्रियाशीलता घट जाती है। वहीं अगर अपन निम्न तापक्रम की बात करें एंजाइम को अस्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में सुरक्षित रखता है एंड उच्च ताप की बात करें तो उच्च ताप में क्या होगा,
कि जो प्रोटीन को विकृत कर देता है। वहीं अगर अपन देखें क्रियाधार की सांद्रता के बढ़ने के साथ साथ शुरुआत में एंजाइम की क्रिया की गति वो बढ़ती है। यह अभिक्रिया अंत में सर्वोच्च गति प्राप्त कर लेती है, लेकिन उसके बाद सांद्रता बढ़ने पर भी यह गति आगे नहीं बढ़ती है। और इसका कारण क्या होगा? क्योंकि एंजाइम के अणुओं की संख्या क्रियाधार के अणुओं से काफी कम होती है, और एक बार जब सभी एंजाइम अणु पूरी तरह संतृप्त हो जाते हैं यानी सैचुरेटेड हो जाते हैं, तो क्रियाधार के अतिरिक्त अणु से बनने के लिए कोई भी एंजाइम अणु मुक्त नहीं बचता है। तो ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए एंजाइम्स की सक्रियता पीएच और ताप के साथ किस प्रकार की होती है, और ये यहाँ पे आप इधर देख सकते हैं वी मैक्सिमम, ये देखिए वी मैक्सिमम एंड ये वी मैक्सिमम हाफ यानी कि आधा रह जाता है। अब अपन देखते हैं ग्राफ का विश्लेषण। ग्राफ ए व ब दर्शाते हैं कि ताप और पीएच बढ़ने पर एंजाइम सक्रियता, देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, एंजाइम सक्रियता पहले बढ़ती है और फिर वापस घट जाती है। ये देखिए ताप में भी ऐसा ही होता है, पहले बढ़ती है फिर घट जाती है। लेकिन अब अपन बात करें क्रियाधार की सांद्रता और क्रिया के वेग के संबंध को दर्शाता है, जहां के एम वह सांद्रता है जिस पर अभिक्रिया का वेग वी मैक्सिमम बाई हाफ होता है, यानी उसका आधा रह जाता है। संदमन व संदमक क्या होते हैं? ये देखिए जब कोई विशिष्ट रसायन एंजाइम से बंधकर उसकी क्रियाशीलता को रोक देता है, तो इस प्रक्रिया को संदमन, और उस रसायन को अपन क्या बोलते हैं? संदमक बोलते हैं। अब इसमें देखते हैं अपन प्रतिस्पर्धात्मक संदमन क्या होते हैं। जब संदमक अपनी आणविक संरचना में क्रियाधार से समानता दर्शाता है, तो वह एंजाइम की क्रियाधार बंधक स्थल से जुड़ने के लिए क्रियाधार के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। वहीं अपन देखते हैं कि संदमक के बंध जाने के कारण क्रियाधार एंजाइम से नहीं जुड़ पाता है, जिससे एंजाइम की क्रिया धीमी हो जाती है। तो अगर अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखेंगे सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का मेलोनेट द्वारा संदमन होना। अगर उपयोग की बात करें तो इन प्रतिस्पर्धी संदमकों का उपयोग जीवाणु जन्य रोगजनकों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अब अपन देखते हैं एंजाइम का नामकरण व वर्गीकरण। एंजाइमों को उनके द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए फर्स्ट अपन देखते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम जो दो क्रियाकार को एस व एस डेस के बीच ऑक्सी अपचयन को उत्प्रेरित करते हैं, जैसे एस यहाँ पे देखिए ये उपचयित है एंड जो एस डेस है ये ऑक्सीकृत होगा, और वहीं अगर अपन क्रिया में आगे देखिए तो जो एस है वो ऑक्सीकृत होगा, लेकिन जो एस डेस है वो उपचयित होता है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांसफरेजेज। यह एंजाइम क्रियाधारकों के एक जोड़े एस व एस डेस के बीच के अतिरिक्त किसी अन्य समूह के स्थानांतरण को प्रेरित करता। ये देखिए आप नेक्स्ट यहाँ पे इस रिएक्शन से देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से इस तरह से आपको इसको शो होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं हाइड्रोलाइसिस। यह एंजाइम स्टोर ईथर या पेप्टाइड ग्लाइकोसाइडिक कार्बन कार्बन एंड कार्बन हैलाइड फॉस्फोरस नाइट्रोजन बंधों का जल अपघटन करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं लाइसिस। जल अपघटन के अतिरिक्त अन्य विधि द्वारा यह एंजाइम क्रियाधारकों से समूहों को अलग करते हैं, जिसके फलस्वरूप द्विबंध का निर्माण होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं आइसोमरेजेज। वे सभी एंजाइम जो प्रकाशीय ज्यामिति व स्थितीय समावयवों के अंतर रूपांतरण को उत्प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं लाइगेजेज। ये एंजाइम्स दो यौगिकों के आपस में जुड़ने को उत्प्रेरित करते हैं। देखिए ये रहेगा कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन बंधों का निर्माण होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सहकारक। सहकारक क्या होते हैं? कई एंजाइमों में प्रोटीन भाग के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रोटीन अवयव भी जुड़े होते हैं, जो एंजाइम को उत्प्रेरक से सक्रिय बनाते हैं। इन्हें अपन सहकारक कहते हैं। नेक्स्ट टर्म अपन देखते हैं एपो एंजाइम। एंजाइम के केवल जो प्रोटीन वाले भाग है उसको अपन एपो एंजाइम कहते हैं। अब अपन देखते हैं सहकारक के प्रकार, जिसमें फर्स्ट होगा प्रोस्थेटिक समूह है। नेक्स्ट अपन देखते देखिए प्रोस्थेटिक समूह क्या होता है? ये कार्बनिक यौगिक होते हैं जो एपो एंजाइम से टाइटली बाइंड होते हैं। देखिए एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो जो प्रोक्सीडेज व कैटेलेज जो हाइड्रोजन प्रोक्साइड को ऑक्सीजन व H2O में विखंडित करता है, इसमें हीम प्रोस्थेटिक समूह है जो एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ा होता है।
अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं को एंजाइम यानी कि सह एंजाइम की बात करें अपन, ये देखिए कार्बनिक यौगिक होते हैं ये भी, जो एपो एंजाइम से इनका ऐसा ही संबंध होता है। इनका मुख्य रासायनिक अवयव क्या होते हैं, विटामिन होते हैं, ये देखिए विटामिन होते हैं। सह एंजाइम निकोटिनिमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड यानी कि NAD एंड निकोटिनिमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट यानी कि NADP विटामिन नियासिन से जुड़े होते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं धातु आयन। धातु आयन क्या होते हैं, कई एंजाइमों की क्रियाशीलता के लिए धातु आयन की आवश्यकता होती है। ये एंजाइम के सक्रिय स्थल पर पार्श्व श्रृंखला के समन्वय बंध बनाते हैं, वह उसी समय ये धातु आयन एक से अधिक बंधों द्वारा क्रियाधारकों से भी जुड़े होते हैं। और वहीं अगर अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज के साथ Zn2+ एक सहकारक के रूप में जुड़ा होता है, और यदि एंजाइम से सहकारक को अलग कर दें तो उसकी क्रियाशीलता पूरी तरह समाप्त हो जाती है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आज का अपना टॉपिक था एंजाइम, जिसको अपन ने अच्छे से क्लियर किया। कुछ ग्राफ्स थे जो आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। आज अपन ने जो अपना 9th चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स वो यहीं पे कंप्लीट होता है। एंड इसकी जो हैंड रिटन नोट्स है वो सारे आपको जो मेरा टेलीग्राम चैनल है बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स उस पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जो भी न्यू क्लासेज चैनल पे अपलोड होती है उसका फर्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। थैंक यू।